नमस्कार मित्रों, हमारे हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम नाटक सिंदूर की होली का तीसरा अंक पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पहला और दूसरा अंक कंप्लीट कर लिया है। आज यह तीसरा और आखिरी अंक है इस नाटक का। रात यूं तो रात अंधेरी है कि आकाश में बादल होने के कारण भयंकर हो उठी है। बंगले के बरामदे में उसी तरह कुर्सियां पड़ी हैं। बाईं ओर की कोठरी के दरवाजे के पास बरामदे में फर्श पर एक लालटेन जल रही है। बड़े कमरे के किवाड़ उसी तरह खुले हैं। कमरे के एक भाग में बाहर की लालटेन का प्रकाश पहुंच रहा है, शेष कमरा अंधेरा है। माहिर अली चुपचाप बरामदे में आगे की ओर बैठा है। सांस भी ले रहा है या नहीं पता नहीं चलता। भीतर की ओर से मनोरमा का प्रवेश। मनोरमा लालटेन के प्रकाश में आकर खड़ी होती है। क्षण भर के बाद बरामदे में निकलकर बाहर की ओर देखने लगती है। मनोरमा कहती है, ओह कितना अंधेरा है, आज की रात तो जैसे। माहिर, अरे सो गए क्या? माहिर अली, नहीं सो नहीं रहा हूँ। मनोरमा, क्या कर रहे हो? इस तरह बुलाने पर भी नहीं बोलते? माहिर अली, आज की रात परलय है, किसी को बोलना नहीं चाहिए। यहीं बैठे बैठे झपकी आ गई। बड़ा डरावना सपना देखा है। अभी अभी दो काले आदमी जोर से सांस लेकर शैतान की तरह खौफनाक खंभे की ओर हाथ उठाकर, इससे भी ऊंचे थे, हाँ इससे भी ऊंचे, काले लंबे लंबे दांत ओट के बाहर हो गए थे, बड़े बड़े बाल। डर कर चारों ओर देखता है, हाथ उठाकर ऊपर से नीचे को धीरे धीरे खींचता है। यही मेरे सामने उतर पड़े। मेरा हाथ पकड़कर दायां हाथ आगे की ओर बढ़ा देता है। खींचने लगे। मैं घबरा कर जाग पड़ा। मालूम हो रहा है जैसे इधर चारों ओर भूत घूम रहे हैं। मनोरमा, माहिर अली, शायद उसे ले जाने के लिए दूत आ गए हैं, चला भी गया होगा। मनोरमा, क्या कह रहे हो? माहिर अली, उसकी बोलती बंद हो गई है। उस घर का चिराग आज बुझ रहा है। आज ही तक उसका दुनिया का नाता था। मनोरमा एकाएक नीचे उतरकर बाहर की ओर निकल जाती है। हाँ, क्या कह रहे हैं? उधर नहीं, उधर नहीं, इस अंधेरे में। डर जाएगी, कहाँ मानिए डर जाएगी। आप लोग तो कुछ मानती ही नहीं। उसे ले जाने के लिए दूत इधर से ही गए हैं, उधर से ही लौटते वक्त भटके में पड़ जाना बुरा होता है। ऐसे मौके पर मनोरमा, मेरे लिए कौन रोने वाला है? माहिर अली उठकर उसकी ओर बढ़ते हुए, कहाँ गई, किधर गई? आइए, बोलती क्यों नहीं? मनोरमा, क्यों ना, यही हूँ। माहिर अली, मनोरमा, कहो ना, यही हूँ। माहिर अली, आप डरती नहीं हैं? मनोरमा, नहीं, किस लिए डरूं मैं भला? मुझे जिंदगी लेकर क्या करना है? माहिर अली, यह देखिए, आसमान की ओर लूक फूटा है। ओह कितना बड़ा, सारा आसमान उजेला हो गया। मालूम हो रहा है मर गया। लौट चलिए। आह। मनोरमा कहती है, क्यों शोर कर रहे हो जी? माहिर अली कह रहा है, उन सबके लौटते वक्त आप रास्ते में पड़ जाएंगी। मनोरमा कहती है, अच्छा तो अगर मेरी उन सब से भेंट हो जाएगी तो मैं उसे जाने ना दूंगी, पकड़ कर रख लूंगी। माहिर अली कहते हैं, किसे? मनोरमा कहती है, उसी लड़के को, रजनीकांत को। माहिर अली कहता है, उसको किस तरह? मर जाने वाले को कभी किसी ने पकड़ कर रखा है? मनोरमा कहती है, देखो तंग ना करो, आओ मुझे यहीं खुले आकाश के नीचे रहने दो, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम ना डरो। माहिर अली कहता है, अच्छा आप यहीं रहिए तो मैं जाकर बैठ आगे ना बढ़िएगा। आगे बढ़ने में माहिर अली लौटकर बरामदे में खंभे के पास बैठता है। बाहर की ओर से मनोज शंकर और चंद्रकला का प्रवेश। चंद्रकला आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठ जाती है। मनोज शंकर खड़ा होकर माहिर अली की ओर देखने लगता है। आगे बढ़कर लालटेन उठाता है और उसे माहिर अली के मुंह के सामने कर देता है। मनोज शंकर, अरे तुम रो क्यों रहे हो? माहिर अली घुटने में अपना मुंह छिपा लेता है। रोशनी नहीं। मनोज शंकर, लालटेन
अलग रखते हुए, लेकिन तुम रो क्यों रहे हो? माहिर अली, दुनिया किस्मत को रोता है, मैं भी रो रहा हूँ। चंद्रकला, सीधे क्यों नहीं कहते, क्या बात है? माहिर अली चंद्रकला की ओर देखते हुए, इधर राय साहब भगवंत सिंह ने 40,000 दिया है साहब को। उधर अस्पताल से खबर आई है कि उसकी हालत खराब हो गई है। मौत के वक्त का बयान लेने फौरन आइए। किसी तरह नोटों का पुलिंदा गोल कमरे की ओर हाथ उठाकर भीतर फेंक कर चले गए हैं। सीधा टेढ़ा यही है और इसी पर मैं रो रहा हूँ। चंद्रकला घबरा कर उठती है, तेजी से सांस लेकर कई बार सिर हिलाती है, फिर वही एकाएक बैठकर ऊपर छत की ओर देखने लगती है। मनोज शंकर सन्न होकर धरती की ओर देखते हुए, 40 और 50,000 उसकी मृत्यु का मुआवजा तो लिया गया। अब कानून और व्यवस्था का अभिनव होगा। माहिर अली कहते हैं, जी। मनोज शंकर कहता है, तुम कब से इनकी नौकरी में हो? माहिर अली कहता है, 15 साल हो गए हैं। मथुरा से मुरादाबाद गए, फैजाबाद गए, गाजीपुर गए और इधर यहाँ हैं। आप तो जानते ही हैं। मनोज शंकर कहता है, तुम्हारी तबीयत इस नौकरी से कभी। माहिर अली कहता है, अब तक मैं कभी चला गया होता, लेकिन मैं जा नहीं सकता। मैं अपना हाथ जो कटा चुका हूँ, उसी डर से अब तक। मनोज शंकर, कैसा हाथ कटा चुके हो? माहिर अली, लेकिन कह देने पर तो फांसी पड़ जाऊंगा। मनोज शंकर, फांसी पड़ जाओगे? माहिर अली, हाँ जी हाँ, साहब तो यही कहते हैं। और इसलिए मनोज शंकर की ओर देखकर, 10 वर्ष बीत गया, अभी किसी को पता नहीं चला कि मैंने। मनोज शंकर, कहो यहाँ कोई नहीं है। माहिर अली, आप है ना, आप ही से तो सहम कर सहसा चुप हो जाता है। मनोज शंकर कहता है, माहिर, तुमने तो मुझे संदेह में आज सवेरे जो तुमने कहा था उसमें कुछ और। माहिर अली कहता है, नहीं कोई सुबह नहीं, मैंने कभी। मनोज शंकर कहता है, लेकिन तुम इस तरह कांप क्यों रहे हो? माहिर अली कहता है कातर स्वर में, लेकिन कह देने पर मेरी जान नहीं बच सकती, मैं फांसी पड़ूंगा। चंद्रकला कहती है, ओह, इस समय आप लोग चुप रहें, सब किसी ना किसी जान आज ही क्यों जाए, किसे मरना था वह तो मरा ही। मनोज शंकर कहता है, चंद्रकला शांत रहो, सारा संसार मरता है, एक ओर मृत्यु हो रही है, दूसरी ओर जन्म हो रहा है, यह कोई नई बात नहीं है। माहिर अली, क्या कह रहा है? जीवन का रहस्य उसमें है, उसे सुनो। चंद्रकला उद्विग्न होकर उठती है और भीतर चली जाती है। कहाँ जा रही हो? सुनो। चंद्रकला, नहीं, मैं जा रही हूँ, अब सो रहूँ। मनोज शंकर, तुम्हें नींद आएगी? चंद्रकला कहती है, यह ना पूछो, नींद ऐसी आए जो कभी टूटे ना। बेग से प्रस्थान। मनोज शंकर, माहिर, कह दो, मैं किसी से नहीं कहूँगा। माहिर अली आपसे घबराकर उसकी ओर देखता है। मनोज शंकर कहता है, तुम मेरा विश्वास नहीं करते। माहिर अली कहता है, इस बारे में। मनोज शंकर कहता है, तुम इतने घबरा क्यों गए हो और इस तरह कांप क्यों रहे हो? माहिर अली कहता है, यह कयामत की रात है, आज दुनिया का निशान मिल जाएगा। मनोज शंकर कहता है, देखो, कयामत की रात तो रोज आती है। रजनीकांत के लिए आज ही कयामत की रात थी। कल संभव है मेरे लिए हो या तुम्हारे लिए हो, लेकिन उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। माहिर अली कहता है, मैं अस्पताल जा रहा हूँ। मनोज शंकर कहता है, क्यों? माहिर अली कहता है, देखने के लिए एक बार और आखिरी बार। मनोज शंकर कहता है, पता नहीं उस समय उस तरह के कितने रजनीकांत आज मरेंगे तुम यूं ही इस तरह। माहिर अली कहता है, मैंने एक सपना देखा था कि मुझे पकड़ने के लिए दो शैतान आए थे, मेरी बाह पकड़ने लगे, मैं घबरा कर जाग गया, धरती की ओर देखने लगता है। मनोज शंकर कहता है, तो तुम नहीं कहोगे? माहिर अली कहता है, कह दूंगा, कहकर एक बार फांसी पड़ जाना रोज की फांसी से अच्छा है, लेकिन उसे देखना भी है। चलिए आप भी अस्पताल, रास्ते में सब कह दूंगा। चंद्रकला का प्रवेश। चंद्रकला पीले रंग की कामदार साड़ी और सोने का चंद्रहार पहने हैं। मनोज उसकी ओर विस्मय से देखता है। चंद्रकला, इतने ध्यान से क्यों देख रहे हो? मनोज शंकर,
चलोगी अस्पताल? चंद्रकला, घंटे भर से ऊपर वहाँ रहे हैं, अब किस लिए? मनोज शंकर कहता है, तब तो उसके मरने की संभावना न थी। चंद्रकला कहती है, अब मैं जाकर जिला तो ना दूंगी ना, अगर वह संभव होता जाओ देख आओ। मनोज शंकर कहता है, मालूम होता है उतना समझाना व्यर्थ गया। चंद्रकला कहती है गंभीर होकर, जाओ, जाते क्यों नहीं? समझाने का अभी बहुत समय है, मैं आज नहीं मर जाऊंगी। मनोज शंकर और माहिर अली का प्रस्थान। चंद्रकला चंद्रहार उठाकर देखने लगती है। बाहर से मनोरमा का प्रवेश। मनोरमा उसके समीप जाकर, वाह क्या कहना है, मैं तुम्हें इसी रूप में देखना चाहती थी। चित्र बनवाते समय तुमने यह श्रृंगार क्यों न किया? चंद्रकला तब गंभीर होकर मनोरमा का हाथ पकड़ लेती है। मनोरमा, हाँ कहो तब। चंद्रकला कहती है, तब तो मैं पार्वती की तरह मृत्युंजय के लिए तपस्या कर रही थी। मनोरमा कहती है उसकी ओर ध्यान से देखकर, तुम्हारा चित्त शांत है ना? चंद्रकला कहती है, प्रशांत महासागर की तरह, अब लहरें ना उठेगी। वह चित्त कहाँ रखा है, देना तो। मनोरमा कहती है, वह चित्र, वह रजनीकांत का? चंद्रकला कहती है, हाँ। मनोरमा कहती है, शायद तुमने सुना होगा उसकी हालत। चंद्रकला कहती है, हाँ सुन चुकी हूँ, उनकी तैयारी हो चुकी है, अब मैं भी तैयार हो जाऊं। मनोरमा कहती है, किस लिए? उसकी ओर ध्यान से देखने लगती है। चंद्रकला कहती है, क्यों? मनोरमा कहती है, लेकिन तुम्हारी आंखें। चंद्रकला कहती है, आंखें मलकर, मेरी आंखें दिखाई तो पड़ रहा है मुझे। मनोरमा कहती है, इतनी चमक क्यों रही है? चंद्रकला क्षण भर के लिए ऊपर छत की ओर देखने लगती है। उसके मुंह पर एक प्रकार का अस्वाभाविक साहस और तेज खिलने लगता है। मनोरमा उसकी ओर मंदबुद्धि की तरह देखने लगती है। चंद्रकला मुस्कुराकर, उद्विग्न क्यों हो रही हो? मनोरमा कहती है, मुझे भय है कि तुम। चंद्रकला कहती है, किस तरह का? मनोरमा कहती है, शायद तुम अपना सर्वनाश करना चाहती हो। चंद्रकला कहती है, वाह तो हो चुका। मनोरमा कहती है, ओह, तो तुम्हारा मनोज बाबू से समझौता नहीं हो सका? तुम अब भी उसी मोह में? चंद्रकला कहती है, बस कहना मत फिर, मेरे आत्मज्ञान को तुम मोह कह रही हो? मैं जिसकी थी वो हो चुकी, और समझौता कैसा? आग और पानी का समझौता कैसा? मनोज सब तरह से योग्य है, लेकिन उनके भीतर एक प्रकार का संदेह, एक प्रकार का अंधकार है जो मैं समझ नहीं सकती। वे स्वयं अपना विश्वास नहीं कर सकते। प्रयत्न उन्होंने भी किया और मैंने भी, लेकिन हम दोनों असफल रहे। मनोरमा कहती हूँ, लेकिन यह अंग्रेजी विदेशी भावावेश प्रथम दर्शन का प्रेम हमारे देश में चल नहीं सकता। चंद्रकला कहती है, राम और सीता का, दुष्यंत और शकुंतला का, नल और दमयंती का, अज और इंदुमती का प्रेम प्रथम दर्शन में ही हुआ था। स्त्री का हृदय सर्वत्र एक है, क्या पूर्व, क्या पश्चिम, क्या देश, क्या विदेश। लेकिन मैं इस तरह अपनी सफाई न दूंगी। संभव है मेरा यह काम स्त्री जीवन और समाज के विधान के नितांत प्रतिकूल हो, लेकिन अब तो मैं कर चुकी, इसका मुझे दुख नहीं, और न तो मैं इसके लिए पश्चाताप करूंगी। मनोरमा कहती है, बहन मैं। चंद्रकला कहती है, कहो, मैं सुनना चाहती हूँ, जो कुछ भी कहो। मनोरमा कहती है, मुझे संदेह है कि तुम विचार नहीं कर रही हो। चंद्रकला कहती है, मनोरमा, तुम्हारा आदर्श मेरे सामने है। तुम 8 वर्ष की अवस्था में विधवा हुई थी और मैं आज 20 वर्ष की अवस्था में विधवा हो रही हूँ। तुम्हारा निभ गया और मेरा नहीं निभेगा। मनोरमा कहती है, ओठ पर उंगली रखकर, लेकिन मेरा विवाह हो चुका था। चंद्रकला कहती है, तो विवाह तो मेरा भी हो गया है। 1000-2000 आदमी भोजन न कर सके, 10-20 बार शंख न बजा, थोड़े से मंत्र और श्लोक न पढ़े गए, यही ना? मनोरमा, तब विवाह कैसे हुआ? चंद्रकला मुस्कुराकर, विवाह की कई प्रणालियां हैं। हमारे ही यहाँ पहले प्रचलित थी, अब जरूर रुक गई है, लेकिन खैर मेरा तो हो गया जी। जीवन में चिंता करने को बहुत कुछ है, एक यही भी रहेगा। मनोरमा, बहन,
सावधान होने की जरूरत है। चंद्रकला उसे दोनों हाथों से पकड़कर, मनोरमा मैं तो विचार करना जानती ही न थी, तुम्ही ने तो सिखलाया, और अब अधीर क्यों हो रही हो? तुम्हारा आदर्श क्यों केवल तुम्हारे रहे, मेरा भी हो, मुझे भी उसी आदर्श में जीने दो। मनोरमा मेरा आदर्श तो वैधव्य है, जो अपने बस की बात नहीं, लेकिन तुम क्यों अपना जीवन बिगाड़ रही हो, मैं यही तो नहीं समझ पाती। चंद्रकला कहती है, इधर देखो, मजबूरी मेरे लिए भी है। तुम्हारी मजबूरी पहले सामाजिक और फिर मानसिक हुई, मेरी मजबूरी प्रारंभ से ही मानसिक हो गई। तुम इस विचार में पड़ गई हो कि मेरा निर्वाह कैसे होगा। रोटी और कपड़े के प्रश्न को लेकर स्त्री की मर्यादा बिगड़ गई। हमारा स्त्रियों का निर्माण भी उन्हीं उपकरणों से हुआ है जिनसे पुरुषों का हुआ है, लेकिन तब भी हम पुरुषों की गुलामी में सदैव से चली आ रही हैं। हमारे भीतर कभी संदेह नहीं पैदा हुआ, ऐसा क्यों? पुरुष की 4 हाथ की तेज में ही हमारा संसार सीमित है। पुरुष ने ही स्त्री की कमजोरी को उसका गुण बना दिया, और वह उसी प्रशंसा में सदैव के लिए आत्मसमर्पण कर बैठी। दूसरे की रक्षा में हम अपनी रक्षा नहीं कर सकी, चुप होकर वेग से सांस लेने लगती है, दोनों हाथों से सिर पकड़कर कुर्सी पर नीचे की ओर लटक जाती है। मनोरमा उसके पीछे जाकर उसका सिर संभालती है। छोड़ दो, शरीर और मन की इसी कमजोरी के कारण हम संसार के उन्मुक्त वातावरण से खींचकर दीवारों के घेरे में जेल में डाल दी गई। मनोरमा कहती है, ठहर जाओ, तुम्हारी छाती बड़े जोर से धड़क रही है और सांस भी तेज हो गई है। नहीं नहीं, अभी नहीं, ठहरो। चंद्रकला कहती है, एकाएक कुर्सी से उठकर, इस दुर्बलता को आज निकालना होगा। मेरे हृदय में वह हंसी गड़ गई है, मुझे रोना नहीं है। अंगड़ाई लेकर बरामदे के नीचे उतर जाती है। मनोरमा आगे बढ़ती हुई, कहाँ जा रही हो इस अंधेरे में? चंद्रकला कहती है, सूर्य को बुलाने। दीपक से तो यह अंधेरा नहीं मिटेगा। चलोगी तुम भी? चलो ना चलें। मनोरमा कहती है, अरे तुम्हें उन्माद हो रहा है। चंद्रकला कहती है, छी, उन्माद क्यों होगा? मेरे भीतर आज निरंतर नारित्व का उद्भव हुआ है। मेरी चेतना आज मेरे चारों ओर फैल रही है, और तुम कहती हो मुझे उन्माद हो रहा है। मैं आज अपने पैरों पर खड़ी हो रही हूँ। मुझे किसी दूसरे पुरुष की सहायता की जरूरत नहीं है। रोटी और वस्त्र, मेरी शिक्षा इतनी हो चुकी है कि मैं अपना प्रबंध कर लूंगी। कोई चिंता नहीं है, मेरा वैधव्य अमर रहे। मनोरमा कहती है, कातर होकर हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ आओ, नहीं तो मैं रोने लगूंगी। चंद्रकला कहती है, तुम रोने लगो किस लिए? तुम्हें भी कुछ चाहिए क्या? बाबूजी के पास 50,000 में से कुछ चाहिए तो आने दो। आगे बढ़कर बरामदे में जाती हुई इच्छा थी इस अंधकार में अपने अभिसार को चल दूं, लेकिन नहीं, मैं तुम्हारे पास रहूंगी। तुम ना रो। हम लोग अगर अपना रोना बंद कर सके तो फिर हमारी मुक्ति हो जाए। मनोज मेरी ओर इस तरह देख रहे थे मानो चोर की ओर देख रहे हों, लेकिन मैं नहीं देखती। मैंने चोरी कब की? कुर्सी पर बैठकर सिर के ऊपर से साड़ी हटा देती है। ओह, बड़ी गर्मी है, पानी भी नहीं बरसता। मनोरमा उसकी ओर ध्यान से देखती हुई, अरे चंद्रकला, धीमे स्वर में, क्या है? मनोरमा, तुम्हारे सिर पर सिंदूर कैसा? चंद्रकला, मेरा विवाह जो हुआ है। मनोरमा, कहाँ? चंद्रकला, अस्पताल में। मनोरमा, अस्पताल में? अरे चंद्रकला कहती है, क्या अरे अरे कर रही हो? इसमें विस्मय क्या है? मेरा प्रेमी वहाँ था, तुम जानती हो। यह मेरी सुहागरात है, कितनी सुनी लेकिन कितनी व्यापक, इसका अंत नहीं है। मेरा पुरुष मुझे अपने गुलामी में न रख सका, मुझे सदैव के लिए स्वतंत्र कर गया। मुझे जो अवसर कभी ना मिलता वह मिल गया। मुस्कुरा कर इस तरह विस्मय में क्यों देख रही हो? मनोरमा कहती है, मुझे तो काट मार गया। चंद्रकला कहती है, लेकिन क्यों? मेरा सिंदूर देखकर उन्हीं के हाथ से लगा है। सिर पर दोनों हाथ रखकर धरती की ओर देखने लगती है। मनोरमा कहती है, वे तो बराबर बेहोश रहे हैं। चंद्रकला कहती है, हाँ। मनोरमा कहती है, तब? चंद्रकला, अगर वे बेहोश ना होते तब तो शायद यह संभव न होता।
मनोरमा, लेकिन यह हुआ भी कैसे? यह भी तो। चंद्रकला कहती है गंभीर होकर धीमे स्वर में, मैं अपने साथ सिंदूर लेती गई थी। सरकारी अस्पताल की हालत तो तुम जानती हो, जैसा प्रबंध रहता है रोशनी का और चीजों का। पास में एक लालटेन रखी थी, कोई कंपाउंडर उठा ले गया, मुझे मौका मिल गया। उसके हाथ पर सिंदूर रखकर मैंने लगा लिया। देखती नहीं हो कैसे सिंदूर की होली खेली हुई है, कैसे सिंदूर की होली खेली गई है। मनोरमा कहती है ओह चंद्रकला, क्यों व्यर्थ की चिंता कर रही हो? चंद्रकला कहती है क्यों व्यर्थ की चिंता कर रही हो? मनोरमा कहती है तुम्हारी भावुकता। चंद्रकला कहती है जैसे मैंने कोई विचारहीन काम किया है। कई बार सिर हिलाती है मनोरमा, मैं तो। चंद्रकला कहती है व्यर्थ की बहस ना करो बहन। मनोरमा कहती है लेकिन। चंद्रकला कहती है क्षुब्ध होकर, फिर लेकिन? तुम्हारा लेकिन मेरा विश्वास नहीं डिगा सकता, और यदि तुम ना मानोगी तो मुझे कहना पड़ेगा कि तुम्हारा विधवापन निरर्थक है, लेकिन मेरा सार्थक है। मनोरमा कहती है हाय बहन, क्यों मुझे अपमानित कर रही हो? चंद्रकला कहती है ईश्वर जानता है मैं सच्चे मन और सच्ची आत्मा से कर रही हूँ। मनोरमा कहती है सच्चे मन और सच्ची आत्मा से? चंद्रकला हाँ। मनोरमा कहती है तुम क्षोभ में यह? चंद्रकला कहती है मैं बिल्कुल शांत और प्रसन्न चित्त से। मनोरमा कहती है जाने दो। चंद्रकला कहती है तुम्हारे मन में मेरे प्रति संदेह रह जाएगा। सुनो मैं क्या समझती हूँ, नहीं तो तुम। मनोरमा कहती है तुम्हारा चित्त स्थिर नहीं है, इस समय चुप रहो। चंद्रकला कहती है चुप तो मुझे रहना है ही। भविष्य में मैं इस विषय पर व्याख्यान न दूंगी। यह रस मेरी आत्मा में भर गया है, यही मेरा संतोष है। पुरुष बलि है, सब तरह से बलि रहेगा। मैं द्वंद्व में विश्वास नहीं करती। स्त्री ने स्वयं अपना नरक बनाया है, पुरुष उसके लिए दोषी नहीं है। हमने कभी अपनी आत्मा की पुकार नहीं सुनी। कुछ सोचकर बहन, तुम्हारा विधवापन तो रूढ़ियों का विधवापन है, वेद मंत्रों का और ब्रह्मभोज का। जिस पुरुष को तुमने देखा नहीं, जिसकी कोई धारणा तुम्हें नहीं है, जिसकी कोई स्मृति तुम्हारी आत्मा को हिला नहीं सकी, उसका वैधव्य कैसा? तुम स्वयं सोच लो। मेरा वैधव्य वह निर्विकार मुस्कुराहट, यौवन और पुरुषत्व के विकास की वह स्वर्गीय आशा है। मैं कल्पना करती हूँ 25 वर्ष की अवस्था में वह शरीर और वह हृदय कैसा होता, कुछ सोचकर। इसीलिए कहती हूँ मेरा वैधव्य सार्थक है। मनोरमा उद्विग्न हो उठती है, उसके मुंह पर विषाद और विस्मय के दृश्य आने लगते हैं। कभी तो धरती की ओर और कभी छत की ओर देखने लगती है, आंखें दीवार की ओर गड़ाकर। कई बार सिर हिलाती है, चंद्रकला की ओर तीखी आंखों से देखती हुई एकाएक बाहर निकल जाती है। चंद्रकला उठती है, साड़ी का आंचल कई बार हिलाती है, गर्दन टेढ़ी कर कई बार इधर उधर देखती है, बरामदे में आगे बढ़कर बाहर की ओर देखती है और एक सांस लेकर भीतर चली जाती है। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहता है। दाएं हाथ में शीशा लेकर चंद्रकला का प्रवेश। चंद्रकला आगे बढ़कर बाएं हाथ से लालटेन उठाकर अपने मुंह के सीधे कर लेती है और शीशे में अपना मुंह देखने लगती है। मनोरमा का प्रवेश। मनोरमा कहती है गंभीर मुद्रा में, आज तुम भावना और विक्षोभ की आंधी में उड़ रही हो। इस समय मेरे शब्द हल्के पड़ेंगे, नहीं तो मैं कह देती कि इस समय तुम्हारा यह शीशा देखना, जिस चीज को तुम आत्मज्ञान और निरंतर नारित्व का उदय कर रही हो, वह नहीं। तुम्हारा वैधव्य तो अमर रहे और तुम अपने ही रूप पर रेजती भी रहो। यह क्या है? चंद्रकला उस पर लालटेन का प्रकाश डालती हुई, क्यों? मनोरमा, तुम्हारा वैधव्य तुम्हारा है, वह तुम्हारा स्वर्ग हो सकता है, लेकिन इसमें समाज की, संसार की क्या आशा है? वेद मंत्र, हवन, शंख ध्वनि, जिसके साथ तुम्हारा समझौता नहीं हो सकता। सामाजिक संस्कारों के लिए मुहर का काम करते हैं, विवाह हो गया इसकी सूचना और साक्षी का काम करते हैं। तुम अभी जो मुझ पर और सामाजिक रूढ़ियों पर विष गलती रही हो, उसके मूल में तुम्हारा विक्षोभ और तुम्हारी नई शिक्षा है। तुम उन पर रिझ गई और आज मरने पर तुम विधवा हो गई।
मैं विधवा हुई थी एक बार, मेरे किसी दूसरे वैधव्य की संभावना नहीं हो सकती, क्योंकि अब फिर कभी मेरे विवाह के नाम पर वेद मंत्र शंख ध्वनि दंभ भोज का अवसर नहीं आएगा। लेकिन तुम तो उनके मोह में पड़ गई। केवल एक बार देखकर तुम क्या समझती हो? वैसा हंसी मुस्कुराहट, शरीर की सुंदरता और उसका विकास, आंखों की बिजली और बालों का उन्माद, उस कोटि का चारों ओर हाथ उठाकर इतने बड़े संसार में दूसरा न होगा, और तुम्हारी दानशील प्रवृत्ति वहाँ भी न उलझ जाएगी। मेरे साथ वेद मंत्र और शंख ध्वनि का सवाल था, इसलिए मैं एक बार विधवा हुई, लेकिन तुम्हारे साथ तो अनेक बार विधवा होने की संभावना है। भावुकता और विक्षोभ के अवसर पर निकले वे सब संस्कारों की मर्यादा इस तरह नहीं मिटा सकते, और इसीलिए कि आदर्श उनका आधार नहीं होता। परीक्षा की आंच में ठहर भी नहीं सकते, अभी तक कुशल हैं। अराजकता संभव है, कुछ समय के लिए अव्यवस्था मिटा दे, लेकिन स्वतः व्यवस्था नहीं हो सकती। तंत्र अस्तित्व आज दिन के नए विचार जो संसार को एकदम स्वर्ग बना देना चाहते हैं, उनमें से एक है, लेकिन इस नए स्वर्ग की कल्पना के मूल में कोई आदर्श नहीं है। हाँ, प्रवृत्तियों की घुड़दौड़ के लिए यह काफी मैदान दे सकेगा। चंद्रकला, बस रहने भी दो। मनोरमा, क्यों तुम लोग तबीयत नहीं चाहती? क्यों तुम लोग तबीयत नहीं चाहती? चंद्रकला उसकी ओर देखती हुई, यह न समझना कि मैं केवल शीशे में अपना सिंदूर और सौंदर्य देखती रही। मनोरमा, अच्छा। चंद्रकला, मेरा व्यक्तित्व, मेरी अपनी इच्छा और प्रवृत्ति। इच्छा और प्रवृत्ति। मनोरमा कहती है, क्या मतलब? चंद्रकला कहती है, शास्त्र और संस्कार मेरा मत है, मेरी आत्मा को जो स्वीकार हो, बस, और कुछ नहीं। मनोरमा कहती हूँ, लेकिन आत्मा आत्मा कुछ सोचकर। हाँ जी, आत्मा अंग्रेजी अर्थ में या संस्कृत। चंद्रकला कहती है, क्यों? उसकी ओर देखने लगती है। मनोरमा कहती है, हाथ हिलाकर। मैं पूछती हूँ, आत्मा तुम किस अर्थ में कह रही हो? अंग्रेजी मतलब में, या तो मतलब अपने यहाँ माना जाता है? चंद्रकला कहती है, मैं तो चुप हो जाती है। मनोरमा कहती है, अंग्रेजी में आत्मा की संभावना अनादि की नहीं है, उसके लिए तो 50-60 वर्ष के जीवन में ही आत्मा कभी कभी 10-5 बार मरकर जी उठती है, या वे बुद्धि बल से आत्मा को जब तबीयत चाहती है बदल दिया करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ आत्मा के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ नहीं होता। हमारे यहाँ तो आत्मा अनादि और अनंत है। आजकल के जिन लोगों को अंग्रेजी की ऊंची शिक्षा मिल गई है, हमारे यहाँ वे भी आत्मा को खिलौना बना रहे हैं। वे भी कहने लगे हैं, अपनी पुरानी आत्मा को मार डालो, बदल डालो, नहीं तो कल्याण नहीं। तुम भी शायद इसी तरह। चंद्रकला कहती है, घबरा कर चुप भी रहो। मनोरमा कहती है, आ गया समझ में। चंद्रकला कहती है, मैं समझना नहीं चाहती। नहीं, मुझे न समझाओ, मैं समझूंगी नहीं। मनोरमा कहती है, लेकिन यह तो। चंद्रकला कहती है कड़े शब्दों में, मैंने कह दिया चुप रहो। मनोरमा कहती है, हूँ। चंद्रकला कहती है, उसकी ओर देखकर सिर हिलाती है, अब जब कभी भाग्य से फिर भेंट होगी तो समझ जाएगा। भगवंत के 50,000 के लिए प्रायश्चित कौन करेगा? साथ ही साथ वह भी हो जाएगा। कुर्सी में गिरकर चुप हो जाती है। मनोरमा उसके पास जाकर खड़ी होती है। बाहर मोटर आने की आवाज होती है। चंद्रकला चौंक कर उठती है और अपने सिर को साड़ी से अच्छी तरह ढक लेती है। मनोरमा हटकर भीतरी कमरे में चली जाती है। मुरारी लाल का प्रवेश। मुरारी लाल का चेहरा उतरा हुआ और आंखें कठोर हो रही हैं। मुरारी लाल चारों ओर घूमकर देखती है। चंद्रकला धरती की ओर देख रही है। मुरारी लाल कुर्सी आगे की ओर खींच कर बैठते हैं और उसकी ओर आंखें गड़ाकर देखने लगते हैं। नहीं सुनाई पड़ता? चंद्रकला कहती है, इसी तरह धरती की ओर देखती हुई। जी। मुरारी लाल कहता है, शाम हो गई थी अस्पताल में। जोर से बोलती क्यों नहीं? चंद्रकला धीरे स्वर में, जी। मुरारी लाल कहता है क्रोध में, बस एक शब्द जी। मेरे सामने लाज आ रही है और भरे अस्पताल में उसके सिर पर हाथ रखने में
उसके तलवे को सहलाने में लाज नहीं आई थी। दुनिया जान गई कि मेरी लड़की अस्पताल में एक मारे हुए लड़के की सहानुभूति में वहां तक खिंच गई थी। मैं कल किस मुंह से कचहरी जाऊंगा? मुमकिन है कलेक्टर सुने तो समझे कि मैं। रुक कर उसकी ओर देखने लगता है। चंद्रकला वहां से जाना चाहती है। कहाँ चली? ठहर जा, मैं हरगिज ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपनी मर्यादा इस तरह मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। अस्पताल क्यों गई थी? किसकी आज्ञा से? चंद्रकला कहती है घूमने गई थी। मुरारीलाल कहता है घूम कर सारा दिन स्वांग किए रही और शाम को घूमने गई अस्पताल में। चंद्रकला तेजी से भीतर निकल जाती है। सुन नहीं सुनाई पड़ता? अच्छा, उठकर भीतर जाना चाहते हैं। बड़े कमरे में प्रवेश करते हैं। मनोरमा कमरे के भीतर से कहाँ इस तरह दौड़े जा रहे हैं? मुरारीलाल कहता है उससे पूछने की। मनोरमा कहती है शांत हो जाइए, क्रोध को शांत कीजिए, तब नहीं तो कोई और अनर्थ निश्चित है। मुरारीलाल कहता है कोई और अनर्थ आए? तुम अंधेरे में क्यों खड़ी हो? मनोरमा कहती है चले बाहर, मैं कहती हूँ सुन ले। तब क्रोध की उत्तेजना में वहां जाना ठीक नहीं। मुरारीलाल कहता है अच्छा चलो, सिर में बड़ा दर्द है और शायद ज्वर भी हो गया है। मनोरमा कहती है आपको? मुरारीलाल कहते हैं हाँ। मनोरमा कहती है आज का सारा दिन और रात को भी 10 बज रहे हैं इसी तरह झंझट और उत्तेजना में। मुरारीलाल कहता है बरामदे में कुर्सी पर बैठते हुए। हाँ कहो। मनोरमा कहती है बरामदे में आगे की ओर खड़ी होकर। उनका चित्त स्थिर नहीं है। मुझे तो संदेह है अगर वे उत्तेजित की जाएंगी तो बड़ा अनर्थ होगा। मुरारीलाल कहता है किस अनर्थ होगा? मैं इतना सख्त नहीं हूँ, और अगर अनर्थ भी होगा तो क्या? जैसे और सब सह रहा हूँ उतना और। मनोरमा कहती है उसके मस्तिष्क में विक्षोभ हो गया है, वे पागल न हो जाए। मुरारीलाल कहता है पागल हो जाना इतना आसान नहीं है, नहीं तो मैं कभी भी पागल हो गया होता। उसके लिए जितना दुख मुझे है अभी बयान लेते वक्त। मनोरमा कहती है उत्सुक होकर क्या हुआ? मैं अभी या क्या हुआ है अभी या? मुरारीलाल कहता है नहीं, प्रायः 1 घंटा हो रहा है मरे हुए। उसका कितना दुख है ईश्वर जानता है। और यह लड़की क्रोध में ऊंची सांस लेने लगते हैं। मनोरमा कहती है यह दुख की रात है ही, सब किसी को दुख है। आज क्रोध न कीजिए, आज तो रात बीतना ही नहीं चाहती। बयान क्या रहा? मुरारीलाल कहता है दिन भर बेहोश रहा। उसे होश भी हुआ तो थोड़ी देर के लिए, रात को, नहीं तो बयान उसी वक्त ले लिया गया होता। मनोरमा कहती है बयान है क्या? मुरारीलाल कहता है उसने किसी मारने वाले का नाम नहीं बतलाया। मनोरमा कहती है क्यों? मुरारीलाल कहता है ना मालूम, मैं तो हैरान हो गया। जीता रहता तो बड़ा आदमी होता, इसमें संदेह नहीं। जेब से एक कागज निकालकर मैं समर्थ पूर्वक कहता हूँ कि मैं रजनीकांत वल्द रमापति सिंह का पुत्र का रहने वाला हूँ। तारीख 5 सितंबर दिन रविवार को 2 घंटा दिन रहते मैं अपना धान जो कि बाग नंबर 131 के पश्चिम आराजी नंबर 133 में रोपा गया है देखने गया। एक भद्र व्यक्ति जो वकालत करते हैं मुझसे बातें करने लगे। इतने में पीछे से एक साथ मुझ पर 4 लाठियां पड़ी। मैं घबरा कर घूम पड़ा। जो महोदय मुझे बातों में फंसाए हुए थे उछलकर कई कदम पीछे हट गए और बोल उठे मार डालो, अब क्या देखते हो? मैंने देखा 8 आदमी लाठियों के साथ खड़े हैं। एक ही साथ 8 लाठियां ऊपर उठी और मुझ पर गिरी। मैं वहीं गिर पड़ा। गिरने पर मुझे कितनी लाठियां लगी कह नहीं सकता।
प्रश्न, तुमने किसी को पहचाना? उत्तर, सबको। प्रश्न, नाम बतलाओगे? नाम बतलाना? उत्तर, नाम बतलाना मैं नहीं चाहता। मेरे परिवार में केवल 2 स्त्रियां हैं, कोई बच्चा भी नहीं है। मेरे परिवार की सारी आशाएं मेरे साथ जा रही हैं। मैं नहीं चाहता कि दूसरों की आशाएं भी अपने साथ ले जाता जाऊं। मनोरमा की ओर देखते हुए, इसके बाद ही मैंने उसके मुंह की ओर देखा। उसकी आंखें बंद हो गई और मुझ पर मुस्कुराहट आ गई। डॉक्टर ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और कह दिया, नाड़ी बंद हो गई है। कुर्सी की बाह पर झुक जाता है। मनोज और माहिर अली का प्रवेश। माहिर बरामदे के नीचे खड़ा रहता है। मनोज आगे बढ़कर मुरारीलाल की कुर्सी के सामने खड़ा होता है। मनोज शंकर कहता है, जो उन्होंने आत्महत्या नहीं की, आपने उन्हें मरवा डाला। तो उन्होंने आत्महत्या नहीं की, आपने उन्हें मरवा डाला। मुरारीलाल कहता है, चौंक कर कुर्सी से उठते हुए। सन्न होकर मनोज की ओर देखने लगता है। मैंने? कौन कहता है? मनोज शंकर कहता है, आपने उन्हें मरवा डाला। सबूत चाहिए तो माहिर खड़ा है। खून करने में उसने भी आपकी मदद की थी। मुरारीलाल कहता है, साहस के साथ, माहिर तुमने? माहिर अली कहता है, रजनीकांत के खून से वह सूखा हुआ पेड़, उस खून का सूखा हुआ पेड़ हरा हो गया है। मनोज शंकर कहता है, याद कीजिए वह रात, 10 वर्ष बीत गया। आपने अपने मित्र को भांग पिलाकर नाव से नदी में ठेल दिया था, केवल 8,000 रुपया बचा लेने के लिए। आप उस वक्त भी डिप्टी कलेक्टर थे और माहिर आपका तब भी मुंशी था। उसी रुपए से आपने यह मोटर ली थी और गांव पर एक बंगला बनवाया था। मुरारीलाल कुर्सी पर गिर पड़ते हैं। मनोरमा वहीं बैठ जाती है। मनोज शंकर आगे बढ़कर मुरारीलाल का दायां हाथ जोर से कुर्सी के नीचे की ओर लटक गया है, उसे संभाल कर कुर्सी पर रखता है। मुरारीलाल कहता है, मनोज धीरे स्वर में और हाँफते हुए, मैं बराबर प्रायश्चित करता रहा हूँ तुम्हें। मैंने अपनी सारी चिंताओं का, तुम जानते हो मेरा व्यवहार जैसा तुम्हारे साथ। मेरी इच्छा थी कि चंद्रकला से तुम्हारा मैं सब ओर से अभागा था। मनोज शंकर कहता है, आपने स्वीकार कर लिया। मेरी आत्मा का बोझ उतर गया। अब मैं आत्मघाती पिता का पुत्र नहीं हूँ। उत्साह से ओह मैं क्या था। इसी चिंता में मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया, मानसिक बीमारी हो गई। बराबर रात को मैं उन्हें स्वप्न में देखता था और सारा दिन उसी स्वप्न की भावना में पड़ा रहता था। पढ़ाई में भी कभी मेरी तबीयत नहीं लगी। किसी तरह विषय तैयार कर परीक्षा पास करता गया। यही बात अगर पहले मालूम होती, आज से 5-7 वर्ष पहले, तो मेरा जीवन इतना नीरस न होता। मुरारीलाल कहता है, मनोज मैं अपना सब कुछ तुम्हें दे रहा हूँ, मुझे क्षमा कर दो। एक लड़की थी, वह भी नहीं संभल सकी। मनोज शंकर कहता है प्रसन्न होकर, नहीं, अब मुझे प्रसन्न चित्त और निरोग आत्मा के साथ संसार में जाने दीजिए। मैं अपने लिए स्थान खोज लूंगा। आपसे कुछ लेना, आपकी प्रत्येक वस्तु में, आपकी किसी भी स्मृति में उस खून के धब्बे लगे हैं। उठकर, नहीं जी। मुरारीलाल उठकर, नहीं जी, कोई भी बुराई प्रायश्चित से मिट जाती है। मेरा प्रायश्चित पूरा हो गया है। संसार में स्थान खोजने ना निकलो, इसी स्थान को भर दो। चंद्रकला का विवाह तुम्हारे साथ हो जाए, बांसुरी बजाते हुए सुख से रहोगे। तुम्हें किसी तरह का अभाव नहीं रहेगा। मेरे पास इतनी संपत्ति है कि मनोज शंकर विचार में पड़ जाता है। चंद्रकला का प्रवेश। चंद्रकला वही कामदार साड़ी और चंद्रहार पहने है। इस समय उसका सिर खुला है, साड़ी से केवल पीछे की ओर जुड़ा ढका है। मनोज शंकर उसकी ओर देखकर जैसे कांप जाता है। उसके सिर को आगे बढ़कर देखता है, फिर पीछे हटकर दीवार के सहारे खड़ा होता है। मुरारीलाल उसको देखकर पहले तो क्रोध में लाल हो उठते हैं, फिर सिर थाम कर कुर्सी पर बैठ जाते हैं। मुरारीलाल, चंद्रकला
चंद्रकला कहती है, जी हाँ कहिए, जो कुछ मन में आवे। उस बात तो मैं संकोच में कह नहीं सकी, लेकिन अब संकोच छोड़ना होगा मुझे। अपनी मर्यादा के भीतर जो कुछ चाहे मुझसे पूछ लें आज। मुरारी लाल कहता है, मेरी मर्यादा तो तुमने बिगाड़ दी और मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। चंद्रकला कहती है, लेकिन मैं तो सदैव आपके लिए प्रायश्चित करती रही। मनोज शंकर की ओर हाथ उठाकर, इनके बाप की हत्या आपसे हुई और उसका बदला ये लेते रहे मुझसे। बार बार मुझे ठोकर मार कर अस्पताल में मैं गई थी। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे सिर पर यह सिंदूर उस 50,000 का प्रायश्चित है। आपने मुझे पैदा किया था। मैं विश्वास करती हूँ मेरा कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ है जो कि आपके लिए। चुप होकर धरती की ओर देखने लगती है। मनोरमा वहीं खड़ी होकर खंबे पर सिर रख देती है। मनोज कुर्ते के नीचे से बांसुरी निकालकर होठ पर रखता है। मुरारी लाल कहता है, तुम इस वक्त बांसुरी बजाओगे? इस वक्त? मनोज शंकर कहता है, बजा दूं, आप लोगों को नींद आ जाए। मुरारी लाल कहता है, मेरा सर्वनाश हो गया और तुम व्यंग कर रहे हो। मनोज शंकर कहता है, प्रतिफल मिलता है ना, मेरा और रजनीकांत का सर्वनाश भी तो। मुरारी लाल कहता है, तुम सब मिलकर उसका फल देना चाहते हो। मनोज शंकर कहता है, हम लोगों ने उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। संचित कर्म जो चाहते हैं करा डालते हैं, इसमें हम किसी का दोष नहीं है। मुरारी लाल कहता है, चंद्रकला जी। मुरारी लाल कहता है, अब क्या होगा? चंद्रकला कहती है, आपने कृपा कर मुझे शिक्षा इतनी दे दी है कि मैं अपना निर्वाह कर सकूं। मुरारी लाल कहता है, तुम यहाँ रहना भी नहीं चाहती? चंद्रकला कहती है, नहीं, यहाँ रहने पर मैं आपके लिए, आपकी मर्यादा के लिए कलंक रहूंगी और यहाँ से हट जाने पर और फिर पिता के घर में रहना अब तो उचित भी नहीं है। माहिर अली कहता है नीचे से, मैंने अपना सपना देखा था। मैं कहता था ना कि आज कयामत की रात है। मनोज शंकर कहता है, मनोरमा दोनों साथ बोल उठते हैं, हाँ। यहीं पर ये नाटक समाप्त होता है। कल हम किसी दूसरे नाटक के साथ मिलेंगे। अगर हमारा यह चैनल आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। कल तक के लिए आप लोगों से नमस्कार।